Hello aspirants, welcome to Study Smart IAS PCS. In today's lecture, we will talk about this year's economic survey. इस लेक्चर को हम स्ट्रिक्टली प्रीलिम्स ओरिएंटेड रखेंगे, स्ट्रिक्टली प्रीलिम्स ओरिएंटेड, ठीक है, कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस इकोनॉमिक सर्वे से बने वो आप इस वीडियो को देखने मात्र से एग्जाम में सही सही करके आ सको। कैसे स्टेटमेंट बनते हैं, कैसे उन स्टेटमेंट को यहाँ से उठा के पेपर में डाला जाता है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपको इकोनॉमिक सर्वे कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एज फार एज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज कंसर्न। मेंस के लिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, दैट्स अनदर थिंग, बट प्रीलिम्स के लिए जितना चाहिए उतना मैं इस वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। अच्छा, स्मार्टली पढ़ेंगे कैसे इसको, इतने कम टाइम में इतना बड़ा सर्वे कैसे फिनिश करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स। जो चीज़ें न्यूज़ में होती हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं। न्यूज़ आर्टिकल्स के थ्रू पहले स्मार्टली हम मेजर पोर्शन कवर कर लेंगे। उसके बाद जो मैंने समरी बनाई है लास्ट में, उस समरी के थ्रू आपको जो चीज़ें न्यूज़ में नहीं कवर हो पाई हैं वो भी कंप्लीट करवा दूंगा। और इस तरह से पूरा इकोनॉमिक सर्वे स्मार्ट वे में स्ट्रिक्टली प्रीलिम्स ओरिएंटेड मैनर में हम कवर कर लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। सबसे पहले जो इकोनॉमिक सर्वे में बात कही गई है वो ये कही गई है कि डी रेगुलेशन इज द की टू अचीविंग विकसित भारत गोल। मतलब अपने इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बोला है कि अगर आपको इंडिया को विकसित भारत बनाना है 2047 तक, तो सबसे पहले आपको इंटरनल इंजन्स को री करना होगा, ठीक है, डीरेगुलेट करना होगा। अब इंटरनल इंजन्स की बात मैंने कल आपको बजट का लेक्चर देखा नहीं है तो देख लेना, उसे मैंने बताया था इंजन्स किस चीज़ों को बोला गया बजट में। एमएसएमई सेक्टर को, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर को, ओके, एक्सपोर्ट सेक्टर को, ठीक है, इन सब चीज़ों को क्या बोला गया है, इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट। तो इन इंजन्स को डीरेगुलेट करना है, ठीक है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना है अगर विकसित भारत बनना है तो। सबसे पहली बात तो ये कह दी। दूसरा, इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि इंडिया पूरे ग्लोब की जीडीपी का 15% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ग्लोबल ग्रोथ में इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 15%, ठीक है। और लास्ट 10 ईयर्स में इंडिया हैज़ बिकम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। कितनी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है। ये एज इट इज स्टेटमेंट प्रीलिम्स में ट्विस्ट करके आ सकता है या करेक्ट वे में भी दे सकते हैं, वो आपको पहचानना होगा, राइट। तो ये चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको पता होनी चाहिए। जो चीज़ें मैंने हाईलाइट करी है उनको ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। बाकी इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। अच्छा, ये देखो, इंडिया ने बोला है इकोनॉमिक सर्वे ने कि इंडिया हैज़ ग्रोन एट एन एवरेज रेट ऑफ 8% एनुअली, ठीक है, 8% एनुअली इंडिया एवरेज रेट से ग्रो कर रहा है, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट ये कोशिश में लगी हुई है कि इंडिया को कैसे 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया जाए। अभी कितनी है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। लास्ट 10 सालों में इंडिया ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है, ठीक है। और देखिए, जो कैपेक्स कल बताया था ना बजट सेशन में कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज हो रहा है मतलब इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स ग्रू बाय 38.8%, ठीक है, फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 20 to 24। मतलब अगर एग्जाम में आ जाए कि लास्ट 5 ईयर्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हुआ है, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट सही होगा और 38.8% से ग्रो हुआ है। ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। बाकी देखो, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, तीनों सेक्टर्स सर्वे में बोला गया है कि तीनों सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स 6.2% से ग्रो किया है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी और कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने बहुत अच्छा, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी और कंस्ट्रक्शन वाले जो एरियाज हैं उनमें बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, ठीक है। और इंडस्ट्रियल सेक्शन, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो प्री पैंडेमिक ट्रेजेक्टरी पे वापस आ चुका है। मतलब पैंडेमिक पहले जैसी कंडीशन थी, अच्छा स्मूथ रनिंग चल रहा था, फाइनली हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर प्री पैंडेमिक लेवल्स पे पहुंच चुका है वापस, ठीक है। अब देखते हैं और क्या क्या थी बातें कही गई सर्वे में। और ये कहा गया कि रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन हैज़ सॉफ्टेंड 5.4% इन फाइनेंशियल ईयर 24 to 4.9%। मतलब हेडलाइन इन्फ्लेशन कम हुआ है। इन्फ्लेशन कम होना तो अच्छी बात है, ठीक है, 5.4% से 4.9%। अच्छा, हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन में क्या डिफरेंस होता है ये बताना पड़ेगा या पता है आपको। हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन में क्या डिफरेंस है। हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब ओवरऑल इन्फ्लेशन, ठीक है, ओवरऑल सारे गुड्स को इंक्लूड करता है वो इन्फ्लेशन। वहीं कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन वॉलेटाइल जो गुड्स होते हैं, वॉलेटाइल गुड्स, ठीक है, जिनके प्राइसेस बहुत जल्दी जल्दी ऊपर नीचे होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, लाइक फूड एंड फ्यूल, इन सबको एक्सक्लूड कर देता है हमारा कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन पूरे सीपीआई के बास्केट को इंक्लूड करता है, ठीक है। तो ये याद रखना, हेडलाइन इन्फ्लेशन में गिरावट हुई है मतलब अच्छी चीज़, अच्छी न्यूज़ है इकोनॉमी के लिए, राइट। बाकी स्किल डेवलपमेंट करना होगा लेबर सोर्स को स्ट्रांग बनाने के लिए, हमें स्किल डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज करना होगा, ठीक है। और जितने भी कॉम्प्लेक्स ग्रास रूट लेवल प्रोसीजर्स हैं उनको रिवाइज करना होगा, ठीक है। और याद रखना कि ये रेगुलेशंस जो हैं ये
मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्किल डेवलपमेंट करना, ठीक है। अच्छा, सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी राइज किया है, 55.3% हो गया है 50% से, मतलब कम से कम 5% का ग्रोथ हुई है सर्विस सेक्टर में, राइट। उसके बाद देखेंगे इंडिया का जो स्टील सेक्टर है उसमें भी 4.6% की ग्रोथ हुई है, राइट। फटाफट देखते जाओ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब बताता जा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा, इसको बस रट डालो, इसको 2-3 बार देख लेना वीडियो को। इंडियन ऑटोमोबाइल डोमेस्टिक सेल्स ग्रू बाई 12.5%, ठीक है। ऑटोमोबाइल सेल्स मतलब इंक्रीज हुई है, ठीक है, 12.5% से। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम को 1 साल और बढ़ा दिया था ना। गवर्नमेंट ने क्या किया था, पीएलआई स्कीम जो है, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है ना, पढ़ा होगा आपने करंट अफेयर्स, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। इसको 1 साल का एक्सटेंशन दिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। ये क्या स्कीम क्या होती है कि जो कंपनीज होती हैं जैसी उनकी प्रोडक्शन होती है उस हिसाब से उनको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। प्रोडक्शन कैसे करनी है, डोमेस्टिक वे में, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, ठीक है, डोमेस्टिक इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हुए। तो वो जितना जिस कंपनी की परफॉर्मेंस रहेगी उस हिसाब से उसको इंसेंटिव्स मिलेंगे, ठीक है, टैक्स वगैरह में। तो ये देख लीजिए। और ये तो हो गया 12.5% से ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रो कर रहा है। बाकी देखो हमारा जो इंडिया का डोमेस्टिक प्रोडक्शन है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसमें भी 17.5% का इंक्रीज़ हुआ है। देखो ये इस सेक्टर में हम चाइना पे बहुत डिपेंडेंट थे अब तक, लेकिन अभी देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की जो प्रोडक्शन है उसमें 17.5% की लगभग ग्रोथ हुई है लास्ट 10 ईयर्स में। तो ये स्टेटमेंट भी एज इट इज आ सकता है कि इन लास्ट 10 ईयर्स, इन लास्ट डिकेड, ठीक है, देखो फाइनेंशियल 15 to 24, इन लास्ट डिकेड इंडियाज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। तो इंक्रीज हुआ है 17.5% का, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। और सबसे बड़ी बात कि इंडिया का जो डिपेंडेंस था स्मार्टफोन के इंपोर्ट से वो भी ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है। अब अगर एग्जाम में ये आ जाए कि ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है इंडिया का डिपेंडेंस स्मार्टफोन इंपोर्ट्स पे, तो ये मत सोचना कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। ऐसी चीज़ें पकड़ लो इस चीज़ को, क्योंकि इंडिया 99% मैन्युफैक्चर कर रहा है डोमेस्टिकली ही स्मार्टफोन्स को, ठीक है। तो इंपोर्ट क्यों करेगा जब 99% डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो ये देखिए मेक इन इंडिया के और डिजिटल इंडिया की तरफ बहुत बड़ा कदम है, ठीक है। तो ये हो गया। और देखते हैं क्या क्या न्यूज़ थी। सबसे पहले न्यूज़ के थ्रू कवर कर लेना ताकि मेजर पोर्शन तो आपका यहीं से कवर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इंडिया ने अब प्लान किया है कि अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करेगा, जो ट्रेडिशनल ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके अलावा भी, रेगुलर ट्रेडिंग पार्टनर्स के अलावा भी अदर रीजन्स में भी हम एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। बाकी और देखिए इंडिया का जो रेलवे है, रेलवे सेक्टर, उसमें 8% का पैसेंजर ट्रैफिक इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, ईयर ऑन ईयर 8% का ग्रेन हुआ है उसमें। बाकी वायरलेस डेटा यूसेज देखो 19.3 GB तक पहुंच गया है, ठीक है। उसके पहले 12.1 GB तक था, कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है वायरलेस डेटा यूसेज में। उसके अलावा और देखिए इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, 16% पे एट करेंट प्राइसेस, ठीक है, याद रखना करेंट प्राइसेस पे 16% कॉन्ट्रीब्यूट करता है इंडिया की जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर। ये स्टेटमेंट एज इट इज दे सकता है यूपीएससी, यहाँ पे ट्विस्ट कर देगा कांस्टेंट प्राइसेस, तो नहीं, करेंट प्राइसेस पे, ठीक है, 16% कॉन्ट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर सेक्टर। ये मैंने कल भी आपको बताया था जब बजट पढ़ाया था कि 16% कॉन्ट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ मतलब फिशरीज, डेयरी सेक्टर, ठीक है, ये सब बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी के, सर्वे में बोला गया है, राइट। और देखो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट में वो 4.3% है, समझ लो कि 4.3% सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है इंडिया ग्लोबली। इस वजह से इंडिया की जो सर्विस एक्सपोर्ट्स में रैंकिंग है वो 7th है वर्ल्ड वाइड। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप मैं बता रहा हूँ, सब नोट करते जाओ फटाफट, ठीक है। और देखो शिपिंग कार्गो मूवमेंट जो इंडिया का है उसमें भी 819 मिलियन टन्स का इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। ये देखो ये सब चीज़ें हो गई, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है खैर शिपिंग टन का मूवमेंट कितना है। बाकी और दिखाता हूँ आपको क्या क्या है, ठीक है। देखो टूरिज्म सेक्टर, बताया था ना कल सनराइज सेक्टर है ये वापस से प्री पैंडेमिक लेवल पे आ गया है, मतलब 5% का जीडीपी कंट्रीब्यूशन इसने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। टूरिज्म सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 5% जीडीपी। अगर आपका स्टेटमेंट एग्जाम में आ जाए कि टूरिज्म सेक्टर हैज़ नॉट येट रिटर्न टू द प्री पैंडेमिक लेवल अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, तो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, क्योंकि प्री पैंडेमिक लेवल पे टूरिज्म सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये सारे सेक्टर्स प्री पैंडेमिक लेवल पे वापस दोबारा आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो ये सही हो गया। और देखो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये लगातार 7 सालों से राइज कर रहा है, समझ लो, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये लगातार राइज कर रहा है पिछले 7 सालों से, ठीक है।
17-18 में ये 23% था और अभी 41.7% हो गया है। ठीक है, कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है देखा, मतलब फीमेल सब बढ़ चढ़ के लेबर फोर्स में हिस्सा ले रही हैं, तो बहुत बड़ी बात है ये कंट्री के लिए। ठीक है, और देखिए कहा जा रहा, उधर मैंने अभी आपको बताया कि हेडलाइन इन्फ्लेशन कम हो रहा है, मगर ये 3 चीज़ें जो हैं, टोमेटो, ऑनियन, पोटैटोज, इन वजह से इंडियन कंज्यूमर्स के वॉलेट को बहुत झटका लग रहा है। यानी कि ये लोग कहीं ना कहीं ओवरऑल इन्फ्लेशन को बढ़ा देते हैं, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन को। अच्छा, इनके इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन, इनके प्राइजेस बढ़ने का रीज़न क्या है? अनइवन मानसून। ठीक है, कहीं ना कहीं सप्लाई डिस्ट्रक्शंस होते हैं कुछ रीजन्स में, उसकी वजह से प्राइस पे प्रेशर पड़ता है, और स्पेशली टोमेटो, ऑनियंस, पोटैटो जैसी सब्जियों पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट पे अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, बाकी और देखिए इसमें ये भी बोला गया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, ये एज इट इज़ स्टेटमेंट बन के आ सकता है कि गवर्नमेंट सर्वे ने बोला है कि अगर एआई की वजह से लेबर रिडक्शन होता है, भाई देखो एआई लोग यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि नौकरी से लोगों को निकाल दें कि अब तो एआई ही काम कर दे रहा है, हमें लोगों को क्या ज़रूरत। अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉयज़ का टैक्स बढ़ा सकती है, टैक्स रेस कर सकती है। जो लोग अभी खुश हुए हैं ना कि 12% के ऊपर जो है वो ज़ीरो है, ज़ीरो रहेगा टैक्स, 12% से कम वाल सॉरी 12 लाख से कम वालों की सैलरी पे ज़ीरो टैक्स होगा। ठीक है, जो लोग ऐसी खुशी मना रहे हैं, तो उनके लिए एक वार्निंग भी दी है कि अगर एआई की वजह से जस्ट इन केस जॉब कट्स बहुत ज़्यादा होने लगते हैं तो हम सैलरीड एम्प्लॉयज़ का टैक्स बढ़ा देंगे। ये सर्वे ने बोला है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया जाएगा? ठीक है, ऐसा इसलिए किया जाएगा, सपोज़ बहुत ज़्यादा लोगों का जॉब चली गई एआई की वजह से। अगर जॉब चली गई तो मतलब टैक्स पेयर्स कम हो गए। ठीक है, टैक्स पेयर्स कम हो गए तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो गया। ठीक है, तो टू जनरेट टैक्स रेवेन्यू, टू जनरेट मोर टैक्स रेवेन्यू इन केस ऑफ मेजर जॉब कट्स, गवर्नमेंट को टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, राइट। तो ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं। अब इसमें स्टेटमेंट यूपीएससी दे सकता है कि एआई से जॉब कट्स हुए तो उसके क्या क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। उसमें एक ऑप्शन होगा कि गवर्नमेंट टैक्स रेट्स बढ़ा देगी सैलरीड एम्प्लॉयज़ के, तो वो ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखो कोई भी चीज़ पढ़ो तो इस तरह से पढ़ा करो कि इसको पढ़ रहा हूँ, ये एग्जाम में किस तरह से पूछा जा सकता है, क्या मैं उस तरह से पढ़ रहा हूँ। बार बार चेक किया करो जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ वो एग्जाम में किस तरह से पूछी जा सकती है। इस तरह से आपको बहुत शार्प हो जाओगे पढ़ाई में, और आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा। ठीक है, और देखो कहीं ना कहीं ये जो कार्बन टैक्स लगाती हैं ना कंपनियां, सॉरी कंट्रीज़, उसकी वजह से इंडिया के जो ट्रेड प्रोस्पेक्ट से बहुत झटका लग रहा है। फॉर एग्जांपल ये CBAM, ठीक है, ये यूरोपियन यूनियन का एक तरह से कार्बन टैरिफ है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसकी वजह से इंडिया का जो आइटम्स वहाँ इंपोर्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनको झटका लगता है। तो ये याद रखना, ये पूछा सिंपली पूछ सकता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ये कौन सी कंट्री या कौन से रीजन का है, तो यूरोपियन यूनियन का मैकेनिज्म है। ठीक है, कार्बन टैरिफ ऑन इम्पोर्ट्स लगाने का। तो ये चीज़ें याद रखना। बाकी और देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, फटाफट देखो, द शेयर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर इंक्रीज फ्रॉम 52% टू 58%। ठीक है, मतलब लास्ट 5 ईयर्स में शेयर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अच्छा देखो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स इंक्रीज हुए हैं बट स्टिल जेंडर डिस्पैरिटी बनी हुई है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन है वो सेल्फ एम्प्लॉयड मैन का ओनली 1/3 है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और वुमेन का जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है वो अनडेनाइबल है, लेकिन अभी भी वुमेन का जो अर्निंग पोटेंशियल है वो पूरी तरह रियलाइज़ नहीं हो पाया है, क्योंकि सिस्टमेटिक बैरियर्स हैं अभी भी हमारी सोसाइटी में वुमेन को लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करवाने के लिए। ठीक है, बाकी लास्ट में कुछ की टेक अवेज दिए थे आर्टिकल में, वो भी देख लो, मैंने सब कुछ बता दिया आपको कि रियल जीडीपी 6.4% से ग्रो करेगी फाइनेंशियल ईयर 25 में। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर भी स्ट्रांग है, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी स्ट्रांग है, और सर्विस सेक्टर भी स्ट्रांग है। ठीक है, बाकी देखो रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन में बता दिया कि सॉफ्ट हुआ है, 5.4% से 4.9% हो गया। ठीक है, एफडीआई इनफ्लो जो है क्या हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है 47.2 बिलियन से 55.6 बिलियन तक पहुंच गया है एफबीआई। ठीक है, मतलब ये कितने सालों की बात हो रही है, एक साल में 47 से 55 पॉइंट पे पहुंच जाना, मतलब कहीं ना कहीं देखो तो 17.9% का ग्रोथ हुआ है ओवरऑल। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कहीं ना 17.9% है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। ठीक है, और ये जो है ओवरऑल देखा जाए फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से तो फिर 47.2 बिलियन से 55.6 बिलियन हो गई है। ठीक है, मतलब लास्ट ईयर उस पीरियड में इतना था और इस साल उस पीरियड में इतनी हो गई है ग्रोथ। ठीक है, और देखो कहीं ना कहीं डीरेगुलेशन पे फोकस करने की बात की गई है विकसित भारत के लिए, मैंने आपको बता ही दिया ये चीज़। बाकी और क्या था, इकोनॉमिक सर्वे जो है उसने बोला है कि विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 6 मंथ फ्रॉम लास्ट वन, ये जो इकोनॉमिक सर्वे है एक्चुअली ये 6 महीने बाद ही आया है, क्योंकि लास्ट इकोनॉमिक सर्वे याद है जुलाई में इलेक्शन के बाद फिर से बजट प्रेजेंट किया गया था, तो उसके पहले आया गया था। तो ये इकोनॉमिक सर्वे याद रखना कि बहुत शॉर्ट स्पैन पे आया है, 6 महीने
पे, ठीक है। इसलिए इसमें जो मेजर डेटा है वो जुलाई के बाद और जुलाई के पहले का भी कंपेयर किया गया है, तो इसको इस तरह से देखना, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो ये हो गई मेजर चीज़ें जो न्यूज़ में थी। बाकी हमने जो समरी प्रिपेयर करी है आपके लिए, अब उसके थ्रू भी पढ़ लेते हैं कुछ चीज़ें। सबसे पहले बताओ इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। इकोनॉमिक सर्वे वही होता है कि एनुअल रिपोर्ट होती है जो कि गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है यूनियन बजट के एक दिन पहले, ठीक है, इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन को बताने के लिए। प्रिपेयर कौन करता है? इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किसके सुपरविजन में? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के सुपरविजन में। ये जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं ये सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर होते हैं, और ये जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं ये गवर्नमेंट को सज एडवाइस करते हैं इकोनॉमिक मैटर्स पे, ठीक है। अच्छा, यही पूरा इकोनॉमिक सर्वे स्क्रिप्ट करते हैं जो कि पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है बाई फाइनेंस मिनिस्टर। अभी अगर आपसे कोई पूछे कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है कौन, तो वी अनंत नागेश्वरम, ये हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर करा है, ठीक है। अच्छा, टेबल्ड इन बोथ हाउसेस, ठीक है। अगर स्टेटमेंट जाए इकोनॉमिक सर्वे सिर्फ लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है तो ऐसा नहीं है, बोथ हाउसेस में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में प्रेजेंट किया जाता है बाई फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। पर्पस क्या होता है? टू एसेस इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, हाईलाइट्स सेक्टोरल डेवलपमेंट्स, आउटलाइन चैलेंजेस एंड प्रोवाइड्स एन इकोनॉमिक आउटलुक फॉर द कमिंग ईयर। सिंपल है, ठीक है। अच्छा, इसका बैकग्राउंड क्या है? सबसे पहली बार इकोनॉमिक सर्वे 1950-1951 प्रेजेंट किया गया था, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ बजट। सबसे पहली बार जब किया गया था तो ये एज अ पार्ट ऑफ बजट किया गया था, और ये सेपरेट डॉक्यूमेंट की तरह का प्रेजेंट किया जाने लगा 1964 से। 1964 में पहली बार बजट के एक दिन पहले ही इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया था, तो ये चीज़ें याद रखना। अच्छा, सब पहले ये इकोनॉमिक सर्वे जो है एक वॉल्यूम में आता था, लेकिन 2011 से 2021 के बीच में ये 2 वॉल्यूम्स आने लगा। फिर फाइनली 2022 का जो इकोनॉमिक सर्वे था तब से लेके अभी तक सिंगल वॉल्यूम फॉर्मेट में फिर से आने लगा है, ठीक है। मतलब हमारा बर्डन जो है वो कम हुआ है। और देखते हैं क्या क्या है। क्या इकोनॉमिक सर्वे के जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो बाइंडिंग होती है बजट पे? तो नहीं, ऐसा नहीं है, बाइंडिंग नहीं होती, ठीक है। अच्छा, कुछ बेसिक हाइलाइट्स देख लेते हैं सर्वे की। सर्वे को मैंने बता दिया डीरेगुलेशन पे फोकस करना है, ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। देखो सब कुछ हमने कवर करा दिया, फटाफट आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ इलेक्शंस को रिकग्नाइज किया है कि जब इलेक्शंस होते हैं ग्लोबली मेजर डेमोक्रेसीज में तो कैसे वहाँ पे ट्रेड में डिस्ट्रप्शंस होते हैं या ट्रेड इम्पैक्ट होता है, ट्रेड को प्रायोरिटाइज करने लगते हैं, ठीक है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमीज भी फ्लक्चुएट होती हैं। यूरोप में जो इंस्टेबिलिटी आई, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, उसको भी रिकग्नाइज किया इकोनॉमिक सर्वे ने। चाइना का जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है उसको भी रिकग्नाइज किया गया, और यूएस का डॉलर जो स्ट्रेंथन हो रहा है उसको भी रिकग्नाइज किया इकोनॉमिक सर्वे ने, ठीक है। बाकी सर्वे ने भी बोला कि ग्लोबल ट्रेड में स्लो डाउन हो रहा है, ठीक है। इस वजह से कहीं ना कहीं हमें डोमेस्टिक जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं उनको और ज़्यादा, उनकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। बाकी देखो एनर्जी ट्रांजिशन की बात की गई कि उस पर बैलेंस्ड अप्रोच रखना पड़ेगा। एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ हमें धीरे धीरे एनर्जी ट्रांजिशन करना है, बट एकदम से नहीं, ठीक है। हमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पहले फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। और देखो नीड ऑफ स्किलिंग एंड एजुकेशन टू लेवरेज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाइक एआई वगैरह के लिए स्किल और एजुकेशन देनी पड़ेगी। सिंपल सी चीज़ें हैं ये सब, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सारी कॉम्प्लीमेंट चीज़ें मैंने पढ़ा दी ऑलरेडी आपको, ठीक है। और देखो ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने प्रोजेक्ट किया है कि 3.2% ग्लोबल ग्रोथ होगी 2024 में, ठीक है। 3.2% ग्लोबल ग्रोथ 2024 के लिए की गई थी, और 3.3% 2025 के लिए की गई है, ठीक है। कहा यह भी गया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्लो हो रहा है ड्यू टू सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस वाइल सर्विसेज रिमेन स्ट्रांग। ये ग्लोबल के लिए बात की गई, इंडिया के लिए नहीं, ठीक है, याद रखना ये चीज़। बाकी जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन जो है ग्लोबली कम हो रहा है, सर्विसेज इन्फ्लेशन उतने ही है, ठीक है, लीडिंग टू डाइवर्जेंट मॉनेटरी पॉलिसीज अक्रॉस सेंट्रल बैंक। अच्छा, कुछ जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ भी हैं जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, इनकी वजह से ट्रेड इम्पैक्ट हो रहा है। ट्रेड क्या हो रहा है? इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। सुएज कैनाल में डिसरप्शन की वजह से बहुत सारे शिप को फोर्स होना पड़ा केप ऑफ गुड होप की तरफ, वास्को ड गामा की तरफ, ठीक है। इसकी वजह से फ्लाइट कॉस्ट बढ़े, डिलीवरी टाइम बढ़ा, ये सब चीज़ें हुई। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो भी जो है इसके लेकर प्रोजेक्शन किया गया है कि 6.3 से 6.8% तक बढ़ेगी फाइनेंशियल ईयर 26 से, मतलब 25-26 के लिए ये प्रोजेक्शन है इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ का, ठीक है। और ये देख लेना कि जीवीए कितना एस्टिमेटेड है, 6.4%। अब सेक्टर वाइज की बात कर ले तो पहले देखो एग्रीकल्चर की बात करें तो 3.8%, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 25 में कहा गया है। और रिकॉर्ड खरीफ प्रोडक्शन होगी विद स्ट्रॉन्ग रूरल डिमांड। और देखो 6.2% ग्रो किया है इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एग्रीकल्चर कितना किया है ग्रो? 3.8%, ठीक है। इंडस्ट्री कितनी की है? 6.2%, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी सी स्लो हुई है ड्यू टू वीक ग्लोबल डिमांड, ग्लोबल डिमांड में थोड़ी कमजोरी है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थोड़ा सा स्लो हुआ था। सर्विसेज फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इंडिया का 7.2%, ठीक है, बताया ना, 7th रैंक है वर्ल्ड वाइड सर्विसेज एक्सपोर्ट की।
तो इसलिए फास्टेस्ट सर्विंग सेक्टर है, फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है सर्विस सेक्टर हमारा, ठीक है। और देखो इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं आईटी, फाइनेंस और हॉस्पिटैलिटी वाले सेक्टर्स सर्विसेज में मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं, ये चीज़ें याद रखना, ये सब चीज़ें नोट करते जाओ। एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें तो ओवरऑल जो एक्सपोर्ट्स है वो 6% से बढ़ा है हमारा, ठीक है। और सर्विसेज सेक्टर का एक्सपोर्ट 11.6% से बढ़ा है, ठीक है। और देखो ये मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स जो हैं ये 1.6% से ग्रो किए हैं, ये तो जी इतना याद रखना। बाकी और देखते हैं क्या क्या है। इंडिया जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया रिमेन द टॉप ग्लोबल रिसिपेंट ऑफ रेमिटेंस हेल्पिंग कंटेन द करंट अकाउंट डेफिसिट एट 1.2% ऑफ जीडीपी। मतलब जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 1.2% ऑफ जीडीपी ही है, क्योंकि रेमिटेंसेज बहुत ज़्यादा इंडिया टॉप ग्लोबल रेसिपिएंट है, ठीक है। रेमिटेंसेज का मतलब बाहर से लोग पैसा भेजते हैं हमारे देश में, इंडिया उसका टॉप मोस्ट रेसिपिएंट है, ठीक है। मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट, देखो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक ये कम हो रहे हैं, ठीक है। एनपीए जो है कम होना चाहिए ना बैंक से, तो एनपीए कम हो रहे हैं, ठीक है। 12 ईयर लो, अब 12 साल में सबसे ज़्यादा कम हुआ हमारा एनपीए 2.6% से चला गया 2024 में, ठीक है। तो ये चीज़ नेट एनपीए कितने अभी 0.6% है। बाकी और देखो रिटर्न ऑन एसेट्स, एसेट्स पे कितना रिटर्न मिलता है 1.4%, ये सब चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आरबीआई ने क्या बोला है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में आरबीआई ने बोला है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्रीज़ हुआ है, 64.2 तक पहुँच गया है, किसका हेल्प से, रीजनल रूरल बैंक्स की वजह से, ठीक है। और आरबीआई ने ये भी बोला कि जो रेपो रेट है वो 6.5% पे सेट कर रखा है, ठीक है। 6.5% पे क्या सेट कर रखा है, रेपो रेट। और देखो 1.16 लाख करोड़ जो है इंजेक्ट किया है सिस्टम में आरबीआई ने, ठीक है, रेपो रेट की पॉलिसी रेट्स के थ्रू, ठीक है। अपने मनी मल्टीप्लायर कितना है 5.7%। कैपिटल मार्केट्स ने 1 लाख करोड़ इन प्राइमरी मार्केट्स ने इन लोगों ने मोबिलाइज़ किया है, ठीक है। 11.1 लाख करोड़ मोबिलाइज़ किया है, समझ रहे हो। और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स के थ्रू फंड रेजिंग कितनी हुई है 1.53 लाख करोड़। इनका बस एक बेसिक आइडिया रख लेना, इसका नंबर्स वगैरह इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ मैं आपको स्टार मार्क करके बता दूंगा, ठीक है। और देखो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाए गए, जैसे कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, नैफेड करके। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी बनाई गई है IIFCL। इन लोगों ने हेल्प की है इंडिया में 1.3 करोड़ लाख लोन्स देने की, ठीक है। अच्छा एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें तो इंडिया का जो एक्सटर्नल सेक्टर है वो कहीं ना कहीं बहुत रेजिलियंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो टोटल एक्सपोर्ट वगैरह ग्रो हो रहा है ना 6% से, ओके। $602.6 बिलियन का हमारा टोटल एक्सपोर्ट हो रखा है, ठीक है, देख रहे हो कितना ज़्यादा है, ओके। अच्छा इंपोर्ट भी इंक्रीज़ हुए हैं, ये मैं सोचो सिर्फ एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो रहा है, इंपोर्ट भी इंक्रीज़ हुआ है 6.9% से 682.2 बिलियन, ठीक है, हमने इंपोर्ट किया है। और देखो ग्लोबल ट्रेड में कुछ चैलेंजेस हो रहे हैं, वही बताया ना, सप्लाई चेन डिसरप्शन, रेड सी और पनामा सी कैनाल में ड्रॉट आ गया है, ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखना। तो ये एक स्टेटमेंट दे सकता है कि क्या क्या रीजंस थे, रेड सी एंड पनामा कनाल में ड्रॉट आ गए, ड्रॉट लाइक सिचुएशंस है वहाँ पे, इस वजह से हायर कॉस्ट लॉन्गर डिलीवरी टाइम्स हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना कि शिफ्ट हो रहा है पूरे ग्लोबल ट्रेड में फ्रेंड शोरिंग और नियर शोरिंग। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, फ्रेंड शोरिंग और नियर शोरिंग, ये एज इट इज़ प्रीलिम्स में ऐसे टर्म्स यूपीएससी के फेवरेट होते हैं। फ्रेंड शोरिंग मतलब जब कोई भी कंट्री प्रेफर करे अपने जो मतलब ट्रेडिशनल अलाइज हैं, ठीक है, उन्हीं के साथ ट्रेड करना प्रेफर करे, मतलब अपनी फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ ही ट्रेड करे, जिसके साथ हमेशा से करती आई है, कुछ नए कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट ना शुरू करे, वो फ्रेंड शोरिंग कहलाती है। नियर शोरिंग अपनी नेबरिंग कंट्री से ही सिर्फ अगर ट्रेड को प्रेफरेंस दे सिर्फ नेबरिंग कंट्री से, तो वो नियर शोरिंग कहलाती है। तो आई होप ये फ्रेंड शोरिंग और नियर शोरिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो ट्रेड रिलेटेड है, इतना याद रखना, ठीक है। प्रायोरिटाइज ट्रेड विद इन जियो पोलिटिकल अलायंसेस, ये चीज़ें याद रहेंगी आपको। FPI भी फ्लक्चुएट हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी इंडिया के स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की वजह से ओवरऑल FPI इनफ्लो जो है पॉजिटिव रहा है इंडिया में, ठीक है। अच्छा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है इंडिया का, 640.3 बिलियन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना। मतलब हम 90% ऑफ जितना हमारा डेप्ट है उतना हमारे पास 640.3 बिलियन जो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, यानी कि हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। अगर अचानक कोई एक्सटर्नल शॉक आ जाए तो हमारे पास इतना रिजर्व है, तो हम इजीली जो है उस शॉक को झेल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, आगे देख लो। इन्फ्लेशन की बात करें, इन्फ्लेशन मैंने बता ही दिया कि 8.7% था 2022 में, ठीक है, सप्लाई चेन डिस्ट्रक्शन की वजह से, बट अभी 5.7% तक पहुंच गया है 2024 में मॉनेटरी टाइटनिंग की वजह से, ठीक है। बाकी रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो कम हुआ है, ठीक है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बताया ना क्यों, टोमेटो ऑनियन पल्सेस वगैरह की वजह से। बाकी वेदर डिसरप्शंस की वजह से हमारे
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो है सप्लाई चेन इशू थे, ठीक है, कि सप्लाई चेन इश्यूज़ की वजह से, वेदर डिसरप्शंस की वजह से हमारा जो सीपीआई है वो उसकी वॉलेटिलिटी हाई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्राइजेस कम ज़्यादा होते रहे इन दो रीजंस की वजह से। अच्छा, कोर इन्फ्लेशन जो है वो 10 ईयर लो हुआ है। कोर इन्फ्लेशन मैंने बताया ना, जो वॉलेटाइल आइटम्स को एक्सक्लूड करते हैं, लाइक फूड एंड फ्यूल को एक्सक्लूड करते हैं। फूड एंड फ्यूल बहुत वॉलेटाइल होते हैं, उनको एक्सक्लूड कर दो तो हमारा जो इन्फ्लेशन है वो 10 साल में सबसे कम है, ठीक है। कोर इन्फ्लेशन 10 साल में सबसे लो है। ये स्टेटमेंट एज इट इज़ फिलिंग्स में दे सकते हैं, इसको ट्विस्ट करके या एज इट इज़, ठीक है, वो आप देख लेना। और देखो, आरबीआई ने ये भी बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए इन्फ्लेशन जो है वो टारगेट जो है 4.5 टू 4.8% रहेगा, ठीक है, और 4.2% इन फाइनेंशियल ईयर 26। और आईएमएफ कितना फोरकास्ट कर रहा है, सेम 4.1% इन 26 के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना, 4.2 और 4.1 लगभग दोनों सेम ही प्रोजेक्शन दे रहे हैं अगर कंडीशन स्टेबल रही तो, ठीक है। बाकी आईएमएफ का एक मीडियम टर्म आउटलुक आता है जिसके तहत ये बोला गया है कि इंडिया इज अबाउट टू बिकम यूएस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय फाइनेंशियल ईयर 28। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इंडिया, आईएमएफ के अकॉर्डिंग इंडिया कब तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी, फाइनेंशियल ईयर 28 तक, ठीक है, और 6.3 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी बाय फाइनेंशियल ईयर 30 तक। और इसके लिए इंडिया को क्या ज़रूरत है, ज़रूरत है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 10.2% की, ठीक है। और देखो, अगर इंडिया को विकसित भारत बनना है 2047 तक, तो इंडिया को 8% एनुअली ग्रो करना पड़ेगा इन नेक्स्ट 2 डिकेड्स। ये स्टेटमेंट अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है ना कि ये यूपीएससी इसको एज इट इज उठा के दे सकती है। तो याद रखना, विकसित भारत के लिए 8% एनुअली ग्रो करना है फॉर द नेक्स्ट 2 डिकेड्स, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। अच्छा, ग्लोबल चैलेंजेस है, सच एज मैंने बताई दिया ग्लोबल चैलेंजेस क्या क्या है, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशंस हैं, ठीक है, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं, चाइना का डोमिनेंस है मैन्युफैक्चरिंग में, एनर्जी ट्रांजिशन पोस्ट रिस्क हैं, ठीक है, सप्लाई चेन्स वगैरह में। तो ये सब चीज़ें हमारे ग्लोबल चैलेंजेस में आ रही हैं। बाकी आईएमएफ ने जीडीपी ग्रोथ बता ही दिया, 6.5% एनुअली जो है फॉरकास्ट करी है इंडिया के लिए 26 से 30 तक, ओके। और याद रखना, रुपी कहीं ना कहीं डेप्रिशिएट होगा, ऐसा बोला इकोनॉमिक सर्वे ने, 0.5% पर ईयर, ऐसा बोला गया है, ठीक है। और देखो, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने बताया ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत तेज़ी से ग्रो किया है। क्यों? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल मॉडर्नाइजेशन पाइपलाइन, ऐसी स्कीम्स की वजह से रेलवे कनेक्टिविटी इंक्रीज हुई है। 17 न्यू वंदे भारत ट्रेन इंट्रोड्यूस की गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन वगैरह 6215 किलोमीटर पहुंच गए हैं भारतमाला जैसी स्कीम्स की वजह से, ठीक है। 619 उड़ान एयर रूट्स, नए एयर रूट्स बनाए हैं, 619। तो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, भारतमाला स्कीम, ये सब हेल्प कर रही है इंडिया को कहीं ना कहीं कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। पोर्ट कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है थ्रू सागरमाला, ठीक है, लाइक वाधवन मेगा पोर्ट वगैरह बनाए गए हैं। अच्छा, एनर्जी की बात करें तो टोटल पावर कैपेसिटी इंडिया की 456.7 गीगावाट पहुंच चुकी है, जिसमें से रिन्यूएबल कितना है, 47% शेयर है, ठीक है। याद रखना, इंडिया की रिन्यूएबल कैपेसिटी 209.4 गीगावाट है, 47% कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी। ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाकी 5G कवरेज हो गया है 779 डिस्ट्रिक्ट में। भारत नेट प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि 2.14 लाख ग्राम पंचायत तक पहुंच गए हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन का 79.1% कवरेज हो गया है, ठीक है। और देख लो, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रीफाइड हो गए इतने सारे विलेजेस, ये भी याद रखना। और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य की मदद से ये इलेक्ट्रीफाइड हुए हैं। ये सब एक स्कीम्स किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन की बात की गई कि 1.92 लाख विलेजेस डिक्लेयर ओडीएफ प्लस, ये स्टेटमेंट एज इट इज यूपीएससी दे सकती है, ये भी याद रखना, ठीक है। अच्छा, टोटल जो है 2024 तक 3.64 लाख ओडीएफ प्लस विलेजेस हो गए हैं इंडिया में, ठीक है। और देखो, स्पेस की बात करें तो स्पेस विजन 2047 के तहत हमारे पास 56 एक्टिव स्पेस एसेट्स हैं। अभी हमारी नज़र किस पे है, गगनयान और चंद्रयान 4 पे। इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो ये भी ग्रो किया है बाई 6.2%, ठीक है, और ये ग्रो किया है लगातार। बाकी समर्थ उद्योग सेंटर्स, ये सब चीज़ें खोली गई हैं। और देखो, स्टील प्रोडक्शन बता ही दिया, 3.3% से ग्रो किया है। और इलेक्ट्रॉनिक्स भी ग्रो हुआ है, 99% स्मार्टफोन डोमेस्टिकली बनाए जा रहे हैं, मैंने बता दिया आपको। विपो की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया 6th रैंक पे है अमॉन्ग टॉप 10 पेटेंट फाइलिंग ऑफिसर्स ग्लोबली, ठीक है। तो ये भी चीज़ें याद रखना। एमएसएमई सेक्टर की बात करें तो 23.24 करोड़ पीपल जो हैं वो इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है एमएसएमई सेक्टर, ठीक है। और बात करें कि एमएसएमई की फंड रेजिंग के लिए गवर्नमेंट ने सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड बनाया है। सर्विसेज सेक्टर की बात करें तो ये तो 55% कंट्रीब्यूट करता है हमारे, ठीक है, जीवीए में, और 30% वर्कफोर्स को जॉब देता है। अच्छा, इंडिया की बात करें तो इंडिया रैंक 7th इन ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट, ये मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। सब चीज़ें रिवाइज हो जा रही हैं आपकी इसी बहाने। और देखो, इन्फॉर्मेशन एंड कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज ग्रू एट 12.8% CAGR, ठीक है। रेलवे पैसेंजर्स ग्रो एट 8%,
रेलवे के पैसेंजर बताया ना ग्रू कर रहे हैं हर साल, और टूरिज्म रिबाउंड हुआ है, प्री पैंडेमिक लेवल पे आ गया है। एग्रीकल्चर की बात हमने करी ली, एग्रीकल्चर का ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्रीकल्चर 16% हमारी जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, 46% पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देता है, और 5% एनुअल ग्रोथ हुआ है लास्ट 5 ईयर्स में, 5-6 ईयर्स में 5% एनुअल ग्रोथ हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्रीकल्चर रिलेटेड, इसको याद रखना, ठीक है। बाकी खरीफ प्रोडक्शन कितना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना दिया जाता है, अरहर बाजरा में इंक्रीज़ हुआ है, ये सब चीज़ें देख लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 55% ऑफ इंडिया का नेट सोन एरिया इरीगेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और 2/3 फार्म लैंड्स पे ड्रॉट का रिस्क रहता है, याद रखना, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं 7.75 करोड़ अकाउंट्स को, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और क्लाइमेट एनवायरमेंट की बात करें तो क्लाइमेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे क्वेश्चन आने के हर साल चांसेस होते हैं। क्लाइमेट एडेप्टेशन स्पेंडिंग जो है वो 3.7 से 5.6% ऑफ जीडीपी हमने कर दी है, ठीक है। क्लाइमेट को अडेप्ट करने के लिए 5.6% ऑफ जीडीपी का हम खर्च कर रहे हैं, किसमें, क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल सेक्शन में। ये मतलब इसमें इंक्रीज़ हुआ है, पिछले 8-10 सालों में ये एक्सपेंडिचर हमने इंक्रीज़ किया, लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और ये लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट लाइफ इनिशिएटिव, ये इंडिया का ही ग्लोबल इनिशिएटिव है, इंडिया का ग्लोबल इनिशिएटिव, ठीक है। हमारे पीएम ने इसको COP26 में लॉन्च किया था, ग्लासगो वाली समिट में, ठीक है। ये याद रखना कि इंडिया को बोला गया है कल्चरली इंडिया का जो वे ऑफ लिविंग है वो सस्टेनेबल है, और उसी को प्रमोट करना है हमें वर्ल्ड वाइड। इसके तहत ग्लोबल सेविंग्स इंडिया ने की, इसका पोटेंशियल कितना है, ग्लोबल सेविंग्स ऑफ $440 बिलियन बाई 2030, ठीक है। अगर हम अपने कंजप्शन को लो करें और लोअर प्राइसेस पे रखें तो ये सब चीज़ें याद रखना कि लाइफ स्टाइल एनवायरमेंट ये क्या इनिशिएटिव है, ये सस्टेनेबल एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ इनिशिएटिव है, ठीक है। बाकी 46.8% ऑफ इंडिया पावर कैपेसिटी इज नॉन फॉसिल। टारगेट क्या है, इसको 50% तक बनाना 2030 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको याद रखना। फॉरेस्ट का जो कार्बन सिंक है वो इंक्रीज़ हुआ है 2.29 बिलियन टन ऑफ CO2, ठीक है। मतलब 2005 से 2023 तक 2.29 बिलियन टन हमारा कार्बन सिंक इंक्रीज हुआ है, फॉरेस्ट वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अपने आप में एज इट इज़ पेपर में आ सकता है। जो इंपॉर्टेंट है मैं स्टार मार्क इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप उसको दोबारा पढ़ सको। क्लाइमेट फाइनेंस शुरू किया गया है, ठीक है। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात की गई है, हालांकि COP29 में एक प्रॉपर एडिक्वेट क्लाइमेट फंड्स नहीं जुटा पाए लोग, ठीक है। इस वजह से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था। बाकी और देखो, कहीं ना कहीं इंडिया ने इशू किया है $2,000 करोड़ इन सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स टू फंड ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए इतने सारे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए हैं इंडिया ने। और देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेजिलियंस के लिए मैंग्रोव इनिशिएटिव मिस्टी वाला है ना, जिसके तहत हमने मैंग्रोव्स को और ज़्यादा प्रमोट किया है 13 स्टेट्स एंड यूटीज़ में। अभी तक कुछ ही स्टेट्स में, अब 13 स्टेट्स तक हमने क्या किया है, मैंग्रोव वगैरह को प्रमोट कर रहे हैं। PM सूर्य घर का टारगेट क्या है, 1 करोड़ हाउस होल्ड्स में सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करना। अभी तक 7 लाख में हो गए हैं रूफटॉप पे, अभी 1 करोड़ का टारगेट है, ठीक है। एनर्जी सिक्योरिटी एंड ट्रांजिशन, अभी तक कोल जो है प्राइमरी एनर्जी सोर्स अभी भी कोल ही है, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। बाकी न्यूक्लियर, हाइड्रोजन, बायो एनर्जी, ये सब जो है धीरे धीरे हम एक्सपेंड कर रहे हैं उन चीज़ों को, ठीक है। सोशल सेक्टर की बात करें, सोशल सेक्टर में भी हमारा एक्सपेंडिचर ग्रो हुआ है 15% से। अभी हमारा 25.7 लाख करोड़ हम सोशल सेक्टर में स्पेंड कर, सोशल सेक्टर में एजुकेशन, हेल्थ, ये सब सेक्टर में हम टोटल 25.7 लाख करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जीनी कोएफिशिएंट फॉर रूरल एरियाज डिक्लाइंड इन 0.237% फ्रॉम 0.266%, ठीक है। जीनी कोएफिशिएंट मतलब ये सब किस चीज़ को मेजर करता है, वेल्थ इनइक्वालिटी, कंजम्पशन इनइक्वालिटी, ठीक है, इन सब चीज़ों को, इनकम इनइक्वालिटी, इन सब चीज़ों को मेजर करता है ना जीनी कोएफिशिएंट। तो जीनी कोएफिशिएंट में गिरावट हुई है रूरल एरियाज में, ठीक है। और देखो, एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के लिए हम 12% स्पेंड कर रहे हैं, हेल्थ केयर में 18%। ऐसी स्कीम्स है कुछ, आयुष्मान भारत वगैरह जो हेल्प कर रही हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात करें तो 84% ऑफ हाउस होल्ड को कनेक्ट किया गया है, ठीक है। 84% को राशन कार्ड से जोड़ा गया है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी फिजिकल पॉलिसीज़ जो है वो हेल्प कर रही हैं रिड्यूस करने में इनइक्वालिटीज़, ओके। एम्प्लॉयमेंट और स्किल की बात करें तो इंडिया का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्लाइन हुआ है 2017-18 से 23-24 तक डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। 3.2%, पहले 6% था, अभी 3.2% हो गया। तो ये चीज़ें याद रखना, ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है कि एम्प्लॉयमेंट लास्ट 5 ईयर्स में डिक्रीज़ हुआ है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हुआ है 60.1% का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो फटाक से। वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है 50 से 59 ईयर्स वाली, वो कहीं ना कहीं 923.9 मिलियन तक पहुंच गई है, ठीक है। और मतलब बहुत तगड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास, ओके। और फीमेल लेवल फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो 23.3% बढ़ा है, ड्रिवन बाई रूरल एम्पावर पार्टिसिपेशन, मतलब रूरल की गाँव की जो औरतें हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो हमारा ये 23.3% बढ़ा है,
ठीक है, पहले 20.3% बढ़ा था और पिछले 5 साल में 41.7% से ग्रो कर रहा है। तो सोचो कितनी बड़ी बात है। फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रोड 41.7% तक ग्रो कर गया है 23.3% से, ठीक है। तो ये कितनी बड़ी बात है और इसको ड्रिवन कर रही हैं गाँव की औरतें, ठीक है। बाकी ये एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स में EPFO जो है नेट पेरोल एडिशंस कर रहा है, जिसकी वजह से जॉब्स बढ़ रही हैं, फॉर्मल सेक्टर में जॉब जो है इंक्रीज़ हुई हैं। बाकी स्किल इंडिया, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, ये सब कैसे कंट्रीब्यूट करती हैं हमारी इकोनॉमी, अब पता ही है। डिजिटल इकोनॉमी, रिन्यूएबल एनर्जी एक सेक्टर्स, ये सब चीज़ें देख लेना। कुछ इसमें खास जो नहीं है तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। बाकी लेबर इन AI एरा में लेबर को रिस्क भी है और लेबर को और अपॉर्चुनिटीज़ भी है अगर स्किल्स सीख लें तो, ठीक है। तो याद रखना कि 75 मिलियन ग्लोबल जॉब्स रिस्क पे हैं ILO के डेटा के अकॉर्डिंग, AI की वजह से, ठीक है। और AI का जो मार्केट है वो अभी ग्रो करेगा 25 to 35% बाई 2027, ऐसा NASSCOM के डेटा ने कहा है। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो चैलेंजेस क्या क्या है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, ये मेंस के लिए मेनली है, फिर भी फटाफट बता देता हूँ। कुछ तो जियोपॉलिटिकल रिस्क है, रशिया यूक्रेन वॉर, रेड सी के डिसरप्शंस। बाकी ग्लोबल ट्रेड स्लो डाउन है, प्रोटेक्शनिज्म लोग फॉलो कर रहे हैं, सप्लाई चेन के रीअलाइनमेंट्स हो रहे हैं, हम उनसे नहीं करेंगे उनसे करेंगे, इस वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस से इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट वोलेटिलिटी हो रही है, ठीक है। ये सब चीज़ें देख लो, चैलेंजेस यही हैं। और फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्लाइमेट का इम्पैक्ट, मानसून ड्रॉट्स जैसी चीज़ें बढ़ रही हैं, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स, लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लैक्ड ऑफ प्लान अर्बनाइजेशन नहीं है इंडिया में, स्मार्ट सिटी और अर्बन ट्रांसपोर्ट्स की कमी है, डिले होता है उन सब चीज़ों में, राइट। एनवायरनमेंट और स्किल में गैप है, जॉबलेस ग्रोथ का कंसर्न है, ठीक है। ग्रोथ तो हो रही बट जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, तो ये चीज़ें याद रखना। और फीमेल पार्टिसिपेशन रेट बताया ना 41.7 ही है, अभी भी हमारा जो ग्लोबल एवरेज है उससे कम है। ग्लोबल एवरेज 50% है, हम अभी 41.7 पे ही खुश हो रहे हैं, तो ये भी कमी है। फिजिकल और फाइनेंशियल सेक्टर का रिस्क है, ठीक है। राइजिंग अनसिक्योर्ड लैंडिंग रिस्क, अनसिक्योर्ड लैंडिंग्स NBFCs और फिनटेक के थ्रू लोग अनसिक्योर्ड लोन दे देते हैं, उसका भी रिस्क है। स्लो क्रेडिट पेनिट्रेशन, तो MSMEs में क्रेडिट की दिक्कत हो रही है, इसलिए गवर्नमेंट ने बजट में स्टेप्स लिए हैं कि MSME के लिए अलग से फंड्स उनको क्रेडिट दिया जाए, ठीक है। बाकी एक्सटर्नल सेक्टर में फॉरेन FDI इन्फ्लो जो है बढ़ा है हमारा, ठीक है। और एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी ऑन IT एंड सर्विसेज, अभी भी एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है IT और सर्विसेज सेक्टर में। क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी ट्रांजिशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी भी हम डिपेंडेंसी और कोल पे बहुत डिपेंडेंट है अभी भी अपने एनर्जी इश्यूज़ के लिए, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना, ये हमारे चैलेंजेस हैं कुछ जो बताए गए हैं। अब चैलेंजेस बताए गए हैं तो वे फॉरवर्ड भी बताए गए होंगे, उनको भी देखेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये अभी चैलेंजेस ही देख लेते हैं कि एनर्जी डिमांड जो है फ्रॉम AI डेटा सेंटर में रीच इंडिया टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, ठीक है। एनर्जी डिमांड जो है कितनी बढ़ने वाली है AI की वजह से, ये भी एक चैलेंज होने वाला अपने आप में। तो कहाँ से लाओगे इतनी एनर्जी, अगर AI को बूम कर रहा है तो एनर्जी डिमांड भी तो है AI की। इन सब चीज़ों का वे फॉरवर्ड दिया है कि ट्रेड को डाइवर्सिफाई करो, लाइक नए नए रीजनल एग्रीमेंट्स को साथ ट्रेड करो, जैसे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, ये सब चीज़ें स्टेप्स इन राइट डायरेक्शन है, ठीक है। एनहेंस डोमेस्टिक एनर्जी सिक्योरिटी, डोमेस्टिक एनर्जी सिक्योरिटी को प्रमोट करो, स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाओ अपने खुद के, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को करनी चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे में ये सजेशन दिए हैं, अपने मेंस में एज इट इज़ आप वो चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड लिख सकते हो। PLI स्कीम्स को और प्रमोट करो, ठीक है। 100% FDI अलाउ करो की सेक्टर्स में, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन वगैरह पे ध्यान दो, ठीक है। स्ट्रेंथन फिजिकल स्टेबिलिटी, रैशनलाइज सब्सिडीज़, ओके, एड्रेस अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन पॉइंट्स हैं जिनको गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। तो आई होप आपका ये इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट फिनिश हो गया है। अगर देख लेता हूँ कुछ छूटा तो नहीं है इसमें, कुछ छूटा हो तो करवा देता हूँ, ठीक है। आई थिंक पूरा फिनिश हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसको अच्छे से देख लेना और इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दी गई है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़।